दोस्तों, आप लोग जरा एक बार सोचिए कि अगर आपका कोई करीबी दोस्त, कोई करीबी रिश्तेदार या फिर आपका भाई बहन आपके पास आता है और आपसे कहता है कि यार मुझे बैंक से लोन लेना चाहिए, बस तुम बस मेरे गारंटर बन जाओ और कुछ नहीं होगा, बस आपको सिर्फ साइन करना है। ऐसा वो व्यक्ति आके आपको कहता है और आपने भरोसे में आकर साइन भी कर दिया और उनके गारंटर भी बन गए। और कुछ महीनों के बाद बैंक से आपके घर पे एक नोटिस आता है कि आपको लोन की बकाया रकम चुकानी होगी। तो ऐसे केस में आप हैरान रह जाएंगे और कहोगे कि अरे भाई, लोन तो मैंने नहीं लिया था, तो मैं तो सिर्फ गारंटर था। लेकिन दोस्तों, कानून गारंटर की जिम्मेदारी उतनी ही होती है कानून में, जितनी लोन लेने वाले व्यक्ति की होती है। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसी वजह से हर साल हजारों लोग सिर्फ भरोसे में आकर गारंटर तो बन जाते हैं और बाद में अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से एक एक बात को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे कि ये गारंटर क्या होता है, गारंटर बनने में और गारंटर बनने पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, और अगर उधार लेने वाला व्यक्ति पैसा नहीं चुकाता है तो क्या होगा, साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर पे क्या असर पड़ेगा, कानूनी तौर पर आपको क्या क्या अधिकार मिलते हैं, गारंटर बनने से पहले आपको कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, और अगर आप पहले ही गारंटर बन चुके हैं तो खुद को आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप गारंटर से जुड़ी हर बात पूरी तरीके से समझ जाएंगे। चाहे आपको पहले इस बारे में कुछ भी पता ना हो तो भी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गारंटर क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेता है तो बैंक को यह डर रहता है कि कहीं वो व्यक्ति लोन नहीं चुकाया और चुकाए बिना भाग गया तो क्या होगा, तो या फिर ये पैसे ना चुका पाया तो क्या होगा। और इसी डर को कम करने के लिए बैंक एक गारंटर यानी कि जमानतदार मांगता है। तो गारंटर वो व्यक्ति होता है जो बैंक को ये भरोसा दिलाता है कि अगर लोन लेने वाला व्यक्ति, जैसे कि उधारकर्ता यानी कि बोरोवर उसे कहते हैं, वो व्यक्ति अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मैं गारंटर के तौर पे उसके पैसे चुका दूंगा। ये काम होता है गारंटर का। यानी सीधी भाषा में अगर हम समझे तो गारंटर एक तरह से लोन की जिम्मेदारी का बैकअप होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए राहुल नाम का एक व्यक्ति है जो बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहता है। बैंक को लगता है कि राहुल की आमदनी उतनी मजबूत नहीं है या उसका क्रेडिट स्कोर कमजोर है। तो बैंक उसे कहता है कि ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको एक गारंटर लाना होगा। तो अब राहुल अपने दोस्त सुरेश से कहता है कि यार तू मेरा गारंटर बन जा, और सुरेश गारंटर बनने के फॉर्म पर साइन कर देता है। तो अब अगर राहुल हर महीने अपनी किस्त यानी कि ईएमआई समय पर भरता रहा तो सुरेश को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर राहुल किसी वजह से, चाहे उसकी नौकरी छूट गई, उसका बिजनेस डूब गया, या वो जानबूझकर अगर पैसे ना चुका पाया और ईएमआई भरना उसने बंद कर दिया, तो बैंक सीधे सुरेश के पास जाएगा और कहेगा कि आपने गारंटी दी थी, अब आप ये बकाया रकम चुका दीजिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी जरूरी है कि बैंक को ये जरूरी नहीं है कि पहले वो राहुल से पूरी कोशिश करे पैसे वसूलने की और तभी सुरेश के पास आए। कानूनन बैंक आपसे सीधा गारंटर से भी पैसे मांग सकता है। इस बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो अब जानते हैं कि गारंटर सिर्फ लोन लेने के लिए ही नहीं होता, क्योंकि यही बाकी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि गारंटर सिर्फ बैंक से लोन लेने में ही होता है, बल्कि गारंटर की ज़रूरत कई जगहों पे पड़ती है। जैसे कि बैंक लोन में होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन, इन सभी तरह की चीज़ों में गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट यानी कि किराए के मकान के लिए कई बार मकान मालिक किराएदार से गारंटर मांगता है। नौकरी ज्वाइन करते समय भी कुछ कंपनियां खासकर सेल्स या फील्ड में जॉब वाली ज्वाइनिंग बोनस के लिए गारंटर मांगती है। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते वक्त विदेश जाने के लिए वीज़ा में भी कई बार गारंटी या स्पॉन्सर चाहिए होता है। साथ ही कोर्ट में जमानत यानी कि बेल के तौर पर अगर किसी को जेल से जमानत पर छुड़वाना है तो वहाँ पर भी गारंटर चाहिए होता है। हालांकि ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, पर सिद्धांत लगभग वही है। तो दोस्तों, गारंटर बनना एक बहुत ही बड़ी गंभीर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी की तरह की हो, गारंटी क्यों ना हो। अब जानते हैं कि गारंटर की कानूनी जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। तो हमारे भारत में गारंटर से जुड़ा कानून यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये दिया गया है कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जो कि है धारा 128, जिसे सेक्शन 128 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस धारा में ये लिखा हुआ है
कि गारंटर की जिम्मेदारी मूल कर्जदार यानी कि असली लोन लेने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी के बराबर होती है, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग ना लिखा हो तब तक। तो इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में गारंटर और लोन लेने वाला व्यक्ति दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। बैंक ये सोचकर नहीं बैठता कि पहले उधारकर्ता से वसूली करूं फिर गारंटर के पास जाऊं, बल्कि बैंक कानूनी तौर पर शुरू से ही या बीच में भी कभी कभी सीधा गारंटर के पास जा सकता है। तो आसान भाषा में समझे तो तीन बड़ी बातें होती है। पहली है कि बैंक सीधे गारंटर से पैसे मांग सकता है। अगर उधारकर्ता यानी कि लोन लेने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं कर रहा तो बैंक को यह जरूरी नहीं कि वह पहले उधारकर्ता की प्रॉपर्टी नीलाम करे या उस पर केस करे। बैंक सीधे गारंटर के पास जाकर भी अपनी बकाया रकम मांग सकता है। दूसरा है कि गारंटर की प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। अगर गारंटर पैसे नहीं चुकाता तो बैंक कानूनी प्रक्रिया के जरिए गारंटर की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या दूसरी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है। हाँ, इसके लिए बैंक को कोर्ट या ट्रिब्यूनल जैसे डीआरटी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कानूनन ये प्रक्रिया संभव है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि गारंटर का क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। अगर लोन डिफॉल्ट होता है यानी ईएमआई समय पे नहीं भरी जाती तो सिर्फ उधारकर्ता का ही नहीं बल्कि गारंटर का सिबिल स्कोर भी खराब होता है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर आपको खुद भी कभी लोन लेना होगा, जैसे होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, तो आपको भी मुश्किल आ सकती है, भले ही गलती आपकी ना हो फिर भी। तो अब एक रियल केस स्टडी उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, ये कोई भी काल्पनिक बात नहीं है। भारत में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जहां लोगों ने सिर्फ भरोसे में आकर गारंटर बन गए और बाद में उन्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उनकी प्रॉपर्टी भी नीलाम हुई और उनका क्रेडिट स्कोर भी इतना खराब हो गया कि सालों तक उन्हें कोई भी लोन नहीं मिला। तो एक आम उदाहरण देखिए। किसान अक्सर एक दूसरे के लिए कृषि लोन यानी कि एग्रीकल्चर लोन में गारंटर बनते हैं, और जब भी फसल खराब होने की वजह से एक किसान लोन नहीं चुका पाता तो बैंक गारंटर यानी कि दूसरे किसान की जमीन पर भी दावा कर देता है। इस वजह से कई परिवार की जमीन तक चली जाती है। इसलिए दोस्तों, गारंटर बनना कोई भी हल्की बात नहीं होती। ये लगभग वैसा ही है जैसे आप खुद लोन लेने जा रहे हो, ठीक वैसा। अब जानते हैं कि गारंटर बनने से क्रेडिट स्कोर पे क्या असर पड़ेगा। तो अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की, क्योंकि आजकल हर किसी को पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों का नंबर होता है जो कि 300 से लेकर 900 के बीच में होता है, जो कि ये बताता है कि आप पैसे उधार लेने के लायक यानी कि भरोसेमंद है या नहीं। तो जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना अच्छा होगा। भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्कोर होता है सिबिल स्कोर। तो गारंटर बनने पर क्रेडिट स्कोर कैसे प्रभावित होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि जब भी आप किसी लोन में गारंटर बनते हैं तो वो लोन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में भी दिखता है एक कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के रूप में। इसका मतलब यह होता है कि भले ही आपने पैसे नहीं लिए फिर भी आपकी रिपोर्ट में यह लिखा होता है कि आप इस लोन के गारंटर हैं। दूसरी बात तब होती है कि जब आप खुद भविष्य में कोई भी नया लोन लेने जाते हैं, जैसे कि होम लोन या कार लोन, तो बैंक आपकी कुल जिम्मेदारी यानी कि कुल लाइबिलिटी देखता है। अगर आप पहले से ही किसी बड़े लोन के गारंटर है तो बैंक ये मान सकता है कि आपकी पहले से ही एक बड़ी जिम्मेदारी मौजूद है, भले ही अभी तक आपने कुछ गलत ना किया हो फिर भी। इस वजह से आपको नया लोन मिलने में दिक्कत भी आ सकती है या कम अमाउंट का लोन भी मिल सकता है। तीसरी बात यह है और सबसे खतरनाक बात है कि अगर उधारकर्ता ईएमआई मिस कर देता है या फिर डिफॉल्ट कर देता है तो ये सीधे आपके क्रेडिट स्कोर को गिरा देता है, और ये गिरावट सिर्फ कुछ दिनों की नहीं होती बल्कि खराब क्रेडिट हिस्ट्री सालों तक आपकी रिपोर्ट में रहती है। तो इससे आपको भविष्य में होम लोन मिलने में भी दिक्कत होगी, क्रेडिट कार्ड अप्रूव न होगा, अगर कोई भी लोन मिल भी जाए तो भी ज़्यादा ब्याज दर पर मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ नौकरियों में, खासकर बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, बैकग्राउंड चेक की दिक्कत भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है बल्कि ये आपके पूरे फाइनेंशियल भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए गारंटर बनते वक्त 100 बार सोचिएगा। अब जानते हैं कि अगर उधारकर्ता पैसे नहीं चुकाएगा तो क्या होगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर लोन डिफॉल्ट हो जाए तो पूरी प्रोसेस कैसे चलती है। जिसमें स्टेप 1 होता है ईएमआई मिस हो जाना। जब भी उधारकर्ता लगातार 2-3 महीने ईएमआई नहीं भरता तो बैंक उसे डिफॉल्टर मान लेता है। बैंक पहले उधारकर्ता को नोटिस भेजता है, फोन करता है और रिमाइंडर देता है। उसके बाद आता है स्टेप 2 यानी कि बैंक गारंटर से संपर्क करता है। अगर उधारकर्ता फिर भी उसके पैसे नहीं चुकाता तो बैंक गारंटर को नोटिस भेजना शुरू कर देता है, और ये नोटिस चिट्ठी के जरिए, फोन कॉल के जरिए या कभी कभी सीधे घर आकर भी दी जा सकती है रिकवरी एजेंट के जरिए। उसके बाद स्टेप 3 होता है कानूनी नोटिस यानी कि लीगल नोटिस भेजना। अगर बात नहीं बनती तो बैंक गारंटर को एक औपचारिक यानी कि कानूनी नोटिस भेजता है जिसमें साफ लिखा होता है कि आपको इतने दिनों के अंदर बकाया रकम चुकानी होगी, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4 जो कि है डीआरटी या कोर्ट में केस चलना। अगर फिर भी पेमेंट नहीं होता तो बैंक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि डीआरटी में या फिर सिविल कोर्ट में जाकर केस दायर कर सकता है, और
गारंटर की संपत्ति से पैसे वसूल किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 5, जो कि है संपत्ति की नीलामी होना। अगर कोर्ट का फैसला बैंक के पक्ष में आता है तो गारंटर की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट या दूसरी संपत्ति को जब्त करके नीलाम किया जा सकता है ताकि बकाया रकम वसूल की जा सके। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि समझनी चाहिए। अगर लोन सरफसाई एक्ट के तहत सिक्योर्ड है, यानी जिसमें कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी गिरवी रखी गई है, तो बैंक के पास और भी तेज प्रोसेस होती है संपत्ति जब्त करने की, बिना कोर्ट में जाए और लंबा प्रोसेस चलाए के बिना भी। तो दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि गारंटर बनना कितना गंभीर मामला होता है। ये सिर्फ एक फॉर्म पर साइन करना नहीं होता, बल्कि ये पूरी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दांव पे लगाना हो सकता है। अब हम जानेंगे कि गारंटर के अधिकार क्या होते हैं, यानी कि क्या आप बिल्कुल असहाय है या नहीं। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ खतरों की बात की, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कानून गारंटर को कुछ अधिकार भी देता है। आइए इन्हें भी हम समझते हैं। पहला अधिकार है राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो अगर आपने गारंटर के तौर पर बैंक को पैसे चुका दिए तो आपको कानूनी तौर पर यह अधिकार मिल जाता है कि अब आप खुद उधारकर्ता से वह पैसे वसूल कर सकते हैं। यानी अब आप बैंक की जगह ले लेते हैं और उधारकर्ता पर केस करके अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। अधिकार नंबर 2 है कि जानकारी पाने का अधिकार। गारंटर को यह अधिकार है कि वह बैंक से लोन की पूरी जानकारी मांग सकता है, जैसे कितनी रकम बकाया है, कितनी ईएमआई चुकाई जा चुकी है, वगैरह वगैरह। अगर बैंक जानकारी देने से मना कर देता है तो गारंटर बैंकिंग ओम भूषण के पास शिकायत कर सकता है। अधिकार नंबर 3 है जो गारंटर को मिलता है, वो ये है कि अगर बैंक ने गारंटर की सहमति के बिना शर्तें बदली तो। अगर बैंक ने बिना गारंटर को बताए कोई भी लोन की शर्त बदल दी, जैसे कि लोन की रकम बढ़ा दी या ब्याज दर में बड़ा बदलाव कर दिया या रीपेमेंट पीरियड बदल दिया, तो कानूनी तौर पर गारंटर इस बात को चुनौती दे सकता है। ये बदलाव मेरी जानकारी और सहमति के बिना हुआ है, इसलिए इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 133 से जुड़ा प्रावधान है। अधिकार नंबर 4 जो गारंटर को मिलता है वो ये है कि गारंटी से मुक्त होने का अधिकार, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। कुछ स्थिति में गारंटर खुद को गारंटी से मुक्त करवा सकता है, जैसे कि अगर बैंक ने उधारकर्ता को अतिरिक्त समय यानी कि एक्सटेंशन दे दिया है बिना गारंटर की सहमति के, तो अगर मूल कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई बड़ा बदलाव कर दिया है, तो अगर उधारकर्ता की मृत्यु हो गई है और नई शर्तों पर दोबारा एग्रीमेंट न हुआ हो तो। इसलिए दोस्तों, अगर आप गारंटर बन चुके हैं वो तो चिंता में है तो घबराइए मत, एक अच्छे वकील की सलाह लीजिए, आपके पास और भी कई अधिकार मौजूद है। अब जानते हैं कि गारंटर बनने से पहले कौन कौन से सवाल आपको जरूर पूछने चाहिए। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई आपसे गारंटर बनने के लिए कह रहा है तो हाँ कहने से पहले आपको कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, इसको ध्यान से नोट कर दीजिए। सवाल नंबर 1 आपको पूछना चाहिए कि लोन की कुल रकम कितनी है और अवधि कितनी है। सबसे पहले साफ साफ ये पता कर ले कि लोन कितने रुपयों का लिया गया है और वो कितने सालों के लिए है, ताकि आप अनुमान निकाल सकें। दूसरा सवाल कीजिए कि उधारकर्ता की आमदनी और फाइनेंस स्थिति क्या है। ये जानना काफ़ी जरूरी है। जिस व्यक्ति ने के लोन के गारंटर आप बनने जा रहे हैं उसकी सच में ईएमआई चुकाने की क्षमता है या नहीं, इसके बारे में पता कर लीजिए। या फिर उसकी नौकरी स्थिर है क्या, उसकी पहले से कोई लोन या कर्ज है क्या नहीं, यह आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 3 है क्या उधारकर्ता पहले से कोई डिफॉल्ट या खराब क्रेडिट हिस्ट्री रही है या नहीं। अगर व्यक्ति पहले भी कोई लोन डिफॉल्ट कर चुका है तो यह बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन आपके लिए हो सकता है। सवाल नंबर 4 है कि अगर पेमेंट नहीं हुआ तो जिम्मेदारी कितनी होगी। कुछ मामलों में गारंटी यानी कि सीमित लिमिटेशन गारंटी होती है, यानी एक तय रकम तक की ही, और कुछ में असीमित होती है। तो बहुत बड़ा फर्क डालता है ये भी। हमेशा पता करें कि आप किस टाइप की गारंटी दे रहे हैं। सवाल नंबर 5 है क्या मैं सिर्फ एक तय अवधि के लिए गारंटर हूँ या पूरे लोन पीरियड के लिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ समय की होती है, तो कुछ समय पूरी लोन अवधि के लिए होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ पढ़िए और साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए। सवाल नंबर 6 आप पूछे कि क्या मुझे लोन से जुड़ी नियमित जानकारी और अपडेट मिलती रहेगी या नहीं। पूछिए कि क्या बैंक आपको समय समय पर बताएगा कि ईएमआई समय पर भर रहा है या नहीं, ताकि आपको पहले से पता चल सके अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। सवाल नंबर 7 है क्या मैं बीच में गारंटी से बाहर निकल सकता हूँ। कुछ मामलों में गारंटर एक निश्चित प्रक्रिया के तहत खुद को गारंटी से मुक्त करवा सकता है। ये पहले से पता कर ले आप, और ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध है या नहीं इसके बारे में जानिए। सवाल नंबर 8 आता है जो आपको पूछना चाहिए कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ा है क्या नहीं। दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी बात है। कभी भी बिना पूरा एग्रीमेंट पढ़े साइन मत कीजिएगा, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। चाहे बैंक अधिकारी कितना भी आपसे कहे कि बस यहाँ साइन कर दीजिए, फॉर्मेलिटी है, लेकिन हर साइन को पढ़िए। और अगर कोई शब्द या क्लोज समझ ना आए तो उसके बारे में पूछिए या किसी जानकार व्यक्ति या वकील की सलाह लीजिए।
अब जानते हैं कि गारंटर बनने से पहले खुद को सुरक्षित कैसे रखें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देता हूं जो आपको गारंटर बनने से समय में ध्यान में रखनी चाहिए। टिप नंबर 1 है कि सिर्फ बहुत भरोसेमंद व्यक्ति के लिए ही गारंटर बनिए। सिर्फ इसलिए गारंटर मत बनिए क्योंकि कोई आपसे भावुक होकर या दबाव डाल के बना रहा है। सिर्फ उस व्यक्ति के लिए गारंटर बनने की कोशिश कीजिए जिसकी फाइनेंशियल स्थिति और ईमानदारी पर आपको पूरा भरोसा है उस व्यक्ति पर। टिप नंबर 2 है कि अपनी फाइनेंशियल क्षमता का आकलन करें। टिप नंबर 3 है कि एग्रीमेंट की एक कॉपी अपने पास भी रखें, जेरोक्स करा के। टिप नंबर 4 है कि लोन की जानकारी समय समय पर लेते रहे। टिप नंबर 5 है कि अपना क्रेडिट स्कोर नियमित रूप से चेक करते रहे। और टिप नंबर 6 है कि सीमित गारंटी यानी कि लिमिटेड गारंटी के लिए बात करें। अगर संभवित हो तो बैंक से आप बात करने की कोशिश करें कि आपकी गारंटी एक तय यानी कि अधिकतम रकम तक सीमित हो, न कि पूरी अनुमानित रकम पर। उसके बाद 7वां है कि पारिवारिक रिश्तों में भी लिखित बात कर ले। कभी भी जल्दबाजी में कोई साइन मत कीजिए। ये 8 टिप आपको मैं दे रहा हूँ। अब जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट में गारंटर एक अलग पहलू होता है। दोस्तों अब तक हमने ज़्यादातर बैंक लोन की बात की, लेकिन किराए के मकान में भी गारंटर की भूमिका काफ़ी अलग हो सकती है, तो इसे भी संक्षेप में समझ लेते हैं। जब भी कोई किराएदार मकान किराए पर लेता है तो कई बार मकान मालिक एक गारंटर मांगता है, खासकर अगर किराएदार दूसरे शहर से आया है उस केस में। तो यहाँ गारंटर की जिम्मेदारी आमतौर पर यह होती है कि अगर किराएदार किराया नहीं देगा तो गारंटर उसे समझाएगा या खुद उसका भुगतान करेगा। अगर किराएदार मकान को नुकसान पहुंचाकर बिना बताए भाग गया तो गारंटर को ढूंढ निकालने की मदद करनी पड़ेगी। कुछ एग्रीमेंट में गारंटर को आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो अगर आप किसी के रेंट एग्रीमेंट में गारंटर बन रहे हैं तो वह सावधानी बरते जो हमने ऊपर बताई है। एग्रीमेंट अच्छे से पढ़े और अपनी जिम्मेदारी की सीमाओं को समझे और सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति के लिए ही गारंटर बने। तो दोस्तों आखिर में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि गारंटर बनना कोई भी छोटी बात नहीं होती, बल्कि यह लगभग वैसा ही होता है जैसे आप खुद वो लोन ले रहे हो, ठीक वैसा। इसलिए कभी भी बिना शर्तें या भावनाओं में आके फैसले मत लीजिए। हमेशा सोच समझकर, पूरी जानकारी लेकर और अपनी फाइनेंशियल क्षमता को ध्यान में रखते ही फैसला लीजिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जो गारंटर बनने की सोच रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब देने की। और अब तक अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए।